वन मैन शो प्रशांत जी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर को अगर पॉलिटिक्स में आकर पद लेने की लालच होता तो उस समय बन गए होते, चीफ डिप्टी सीएम बन गए होते, मिनिस्टर बन गए होते। पप्पू यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जेल में रहा है, बरसों रहा है, उसके बारे में क्या टीका टिप्पणी। पैसा लेकर सलाह देने वाले व्यक्ति क्या बिना पैसों के जनता का सेवा कर पाएंगे? लालू जी के आप लड़के हैं तो प्राइवेट दिल्ली एक क्लब में आपको 12वीं 14वीं प्लेयर बना लिया गया। आप तो ऐसे कह रहे जैसे सचिन तेंदुलकर थे। 15 मिनट में शराबबंदी वाला बात पर अभी टिके हैं? बिल्कुल टिके हुए हैं। जन स्वराज की सरकार बनी तो शराबबंदी हटा दी जाएगी। हमें बुज़दिल नेता है बिहार में भाजपा के कि जब इनको मारा लाठी से, ये अपने को नहीं बचा सके तो तुम्हें क्या बचा। एक सिटिंग सांसद का सर फूट गया था उसमें। वही तो कह रहा हूँ। अमजद जी का हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, मारपीट। अरे एक मिनट, 243 अच्छे लोग ही लड़ेंगे। लेकिन ये 3 तो ऐसे नहीं थे प्रशांत जी, ये पढ़ के हम बता सकते हैं आपको। जितेंद्र जी वैसे पर अपहरण का केस है, धोखाधड़ी का, मारपीट का, चोरी का। भैया देखिए, सुशील जी पर हत्या का प्रयास। प्रशांत जी खड़े हैं वहां पे गर्दनी बाग में और कह रहे हैं कि कंबल हमसे मांगते हो, और सवाल भी। सामने जो बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति को मैं ये बोल रहा हूँ, वो एनएसयूआई का एक टुटपुंजा यहाँ का नेता है। कंबल जो लेके बैठे हो, ये कंबल हमने दिया है। तुम दे तो रहे नहीं हो, जो किसी दूसरे ने दिया तो वो लेके तुम खुद बैठ के बकैती कर रहे हो। 2010 में आरजेडी को 22 सीट आई थी, ये भी सोशल मीडिया किसी व्यक्ति ने लिखा है, और प्रशांत जी ने जदयू और आरजेडी को 15 में मिलाकर उनको रिवाइव कर दिया, आरजेडी को। उस वक्त प्रशांत जी का बिहार प्रेम कहाँ गया था? नहीं, प्रेम तो बिहार के लिए ही था, क्योंकि उस वक्त लालू जी ठीक थे, उसमें भी लिखा हुआ है। अनशन पे क्यों बैठे थे? इसलिए नहीं बैठे थे कि परीक्षा में क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग तो, मेरा व्यक्तिगत तो ये सिर्फ कहना रहा है कि भाई आप छात्रों से मिल लो। अगर आप एडल्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद अपने पैसा से सरकार जो व्यवस्था है उसके तहत अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो पीजिए, मुझे उससे क्या दिक्कत। आप ये चाहते हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट आए, लेकिन जब कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो आप बालू माफिया और शराब माफिया को वोट देना पसंद करते हैं। उपेंद्र पासवान की छवि इमामगंज में यही है कि ये आदमी गरीब लोगों का डॉक्टर है। वो एमबीबीएस डॉक्टर, प्रैक्टिशनर है। डॉक्टर हैं आप जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। पूंजी का पलायन रोक दीजिए, पढ़े लिखे समझदार लोगों का पलायन रोक दीजिए, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जब पूंजी नहीं है, जब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? मजदूर बचा। तो मजदूर को करना क्या? उसको तो बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूंजी है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, और पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति बचा नहीं। गंडक योजना, कोसी योजना, सारी योजना को खत्म करके एक बिहार की योजना हो, ताकि वाटर को जरूरत के हिसाब से रेगुलेट किया जा सके, उसके फ्लो को नियंत्रित किया जा सके। जब तक वो नहीं करोगे तब तक बांध बनाते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 75 साल में नहीं हुआ, आगे नहीं होने वाला है। एक कंपोजिट प्लान और वाटर ग्रिड जो कभी आज से 50 साल पहले चाइना में किया गया है। बिहार के हर घर में एक स्टार्टअप होना चाहिए, और स्टार्टअप नहीं है उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, पूंजी की अनुपलब्धता। कैमरे पर कह रहा हूँ, नीतीश और तेजस्वी दोनों से माफी मांग लूंगा। पटना सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर बाहर निकलते हैं। बाहर इतनी भीड़ थी कि पुलिस वालों ने प्रशांत से आग्रह किया कि इनको चुप करा दीजिए। पुलिस की गाड़ी पर प्रशांत किशोर बैठते हैं और उसके बाद प्रशांत कहते हैं कि कोर्ट ने जो बात कही है हम उस बात को नहीं मानेंगे। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, और अगर किसी को लगता है कि यह गुनाह है तो यह गुनाह हम बार बार करेंगे। और उसके बाद पटना सिविल कोर्ट शायद उस दिन दलदला गया होगा हमारे बिहारी भाषा में। और फिर हमें लगा कि अगर जिस दिन प्रशांत के साथ बैठेंगे तो उनका परिचय देते वक्त यही ओपनिंग का प्रयोग करेंगे। और फिर प्रशांत हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये 9:30 बज रहा है। पहले तो हम आज का डेली रूटीन जानना चाहेंगे। सुबह प्रशांत कब उठे थे, अब तक क्या क्या हो गया है रात के 9:30 बजे तक? नहीं, कैंप का डेली रूटीन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का होता ही होता है। और डेली रूटीन का हिस्सा हर दिन कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन सुबह में यहाँ पर लोग उठते हैं। तो अभी तो ये बन ही रहा है, लेकिन 7 बजे उठने के बाद लोग सबसे पहले प्रेयर करते हैं, प्रार्थना होती है, फिर कुछ लोग हवन करते हैं,
उसके बाद हर व्यक्ति जिसका जो काम एलोकेटेड है वो अपना काम करता है। मैं सुबह से शाम तक लोगों से यहाँ मिलता हूँ, कुछ समूहों में मिलता हूँ, कुछ इंडिविजुअल लोगों से मिलता हूँ, और जो लोग यहाँ प्रशिक्षण के लिए रह रहे हैं उन लोगों से मुलाकात, ये अभी शुरुआती फेज है। कल से 20 तारीख से शुरू हुआ है और ऑन एन एवरेज यहाँ अभी 2000-2500 लोग आते हैं। हम लोग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों में यहाँ पर 8 से 10 हज़ार लोग डेली आने लगेंगे। और उनको आप सिखाएंगे? उनको मैं सिखाऊंगा, सच तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनको यहाँ आकर इस पूरी परिकल्पना से, इस पूरे प्रयास से जुड़ने का, इसको बेहतर तरीके से समझने का अवसर है। क्यों इसको किया जाना जरूरी है, इसको जानने, आत्मसात करने की जरूरत है। और अगर वो उससे सहमत अपने आप को पाते हैं तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सत्याग्रह को लेकर, इन मेथड्स को लेकर, उसको एक तरह से उसका बाइंग क्रिएट करना कि कल होकर वो व्यक्ति यहाँ से जब सीख कर जाए तो वो बता सके कि इसका मतलब क्या है। तो ये दो अगर आप आगे कैंप में जाएंगे तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है जनसुराज विस्तार, उसमें लक्ष्य है कि करीब 700 से 1000 लोग डेली आते हैं और नए लोग जो जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं, जो खुद से चलकर आते हैं यहाँ पे, या डिस्ट्रिक्ट से हो या यहाँ लोकल हो। और दूसरा एक प्रोग्राम यहाँ जो हम लोग चला रहे हैं वो है सत्याग्रह के सिपाही, जो 1 लाख लोगों का लक्ष्य है कि 1 लाख लोग, बच्चों को कम से कम 3 दिन तक की उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उनको जो 3 दिन की ट्रेनिंग करके जाएगा उसको हम लोग सत्याग्रह का सिपाही कहेंगे। और उसका ये लक्ष्य है कि वो 3 दिन समझ कर जाए और अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने वार्ड में ये जिम्मेवारी ले कि सत्याग्रह के इस रास्ते के जरिए ही बिहार में सुधार हो सकता है। ये लक्ष्य, ये बिहार सत्याग्रह आश्रम है और यहीं से 3 नामकरण रखा गया है। उस समय सोचा गया कि क्या नाम रखे, तो किसी ने कहा गंगा आश्रम रखा जाए, किसी ने कहा जनसुराज आश्रम रखा जाए। तो फिर हम लोग करना सत्याग्रह है और सत्याग्रह कर रहे हैं बिहार के बेहतरी के लिए, तो क्यों ना इसे बिहार सत्याग्रह आश्रम कह दिया जाए, इसलिए इसका नाम बिहार। और यहाँ से जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा 3 दिन पहले निकली। आपको बोलते हुए हमने सुना कि 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कि जो भी कार्यक्रम जनसुराज के हैं, अब मैं चूंकि यहीं रहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता हूँ, तो वो कार्यक्रम यहीं से स्वाभाविक तौर पर, जैसे जब जिस युवा संघर्ष यात्रा की बात करें, वो यात्रा का इस आश्रम से कोई लेना देना नहीं, वो यात्रा पहले से प्लान थी। अच्छा, पहले से प्लान था? पहले से प्लान थी। आनंद मिश्रा जी जो हम लोग के युवा के अध्यक्ष हैं, एक्स IPS अफसर हैं, उनके साथ बैठ के तय किया गया था कि जब मैं पदयात्रा तो मैंने कर ली, लेकिन जनरली लोग कहते हैं कि भैया आए थे, मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो कोई आया नहीं। तो उस समय तय हुआ कि ये एक बाइक यात्रा निकलेगी और जिसमें युवाओं को जुड़ने का मौका मिलेगा। उसी बीच अब मैं शिफ्ट हो गया यहाँ आश्रम में, तो फ्लैग ऑफ उसका पटना ऑफिस से होता या मेरे घर से होता या किसी अन्य जगह से होता, उसके मुकाबले यहाँ आश्रम से हुआ। आप देखेंगे 2-4-5 दिनों के बाद महिलाओं का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, महिला संवाद, शक्ति संवाद शुरू हो रहा है, उसका भी फ्लैग ऑफ यहाँ से होगा। तो कार्यक्रम पहले से बने हुए हैं उनकी। चूंकि मैं फिजिकली यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हो रहा है या उसकी ट्रेनिंग हो रही है। जैसे कल यहाँ पर करीब 1000 महिलाएं आई थी। ये वो महिलाएं थी जिनको जनसुराज शक्ति संवाद करना है। तो वो यहाँ आई तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे उनसे मेरी बात हुई, और जब वो कार्यक्रम शुरू होगा तो यहीं से फ्लैग ऑफ होगा। मुख्य इसका क्या वजह है? वो लोग जाके क्या करेंगे? 20,000 किलोमीटर जो बाइक चलेगा, हासिल क्या होगा? इसका प्लान क्या है? नहीं, हासिल क्या होगा, हासिल करने के अंदाज से, नजरिए से तो हम लोग काम नहीं करते हैं। ये मुख्य उद्देश्य ये है कि जनसुराज में जो युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जो हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार में युवाओं के साथ सबसे बड़ा जो वर्ग है जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो महिला और युवा है। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं है तो सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को है। अगर यहाँ रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, तो युवाओं का सबसे ज्यादा नुकसान है। और भविष्य किसका है? युवाओं का है। अगर हम लोग पुरानी व्यवस्था में बंधे रहेंगे, उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे, तो बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, आगे भी रहेगा। युवाओं भविष्य तो आप उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। इसलिए पहला प्रयास है युवाओं को जोड़ने, समझाने, उनको सिर्फ जनसुराज से वो जुड़ जाए ये नहीं काफी है, उनको ये तैयार किया जाए कि आप जिम्मेवारी लो कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके पंचायत में व्यवस्था बदलने के इस अभियान में ताकत आप लगाओगे और लोगों को समझाओगे। दूसरा जो वर्ग जो सबसे ज्यादा प्रभावित है बिहार के गरीबी से, बिहार के त्रासदी से, वो है महिलाओं का। क्योंकि जब पलायन होता है
तो महिलाएं अकेले रह जाती हैं। जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं या अस्पताल नहीं है तो उनको सफ़र करना पड़ता है। जब उनके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होती तो सबसे ज़्यादा दुख दर्द उनको होता है। तो इसलिए जो पहले दो मतलब पूरा जन स्वराज में हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि समाज में जो सबसे पीछे रह गया या वंचित जिसको लोग कहते हैं या जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित है उसको सबसे पहले रखें। तो युवा सबसे पहले, महिला उसके बाद है, उसके बाद यहाँ पर एससी समुदाय है, उसके बाद अति पिछड़े हैं। तो वैसे ही कार्यक्रम वैसे वैसे रोल आउट करेंगे और वो यही शुरू में जो बाइक निकल रहा था प्रशांत जी, उस पे गांधी जी बीच में थे। कल जो बाइक निकली या 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर, उसमें अंबेडकर जी बीच में दिख रहे हैं। नहीं या पहले से था? नहीं, ये तो हाँ। जब पार्टी का संविधान अभियान, पूरे अभियान के दौरान सिर्फ गांधी जी का ही पिक्चर रहा है। ठीक है। लेकिन जब दल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो संविधान को बनाने के लिए यहाँ हम लोगों ने करीब करीब 1000 मीटिंग लोगों ने करी, पार्टी के उस समय अभियान से जुड़े हुए लोगों ने करी, और उसमें कोई 3-3 घंटे की बैठकें हुई हैं हर प्रखंड में। ये पहला ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाने वाला दल है जिसका संविधान 1000 मीटिंग करके बनाया गया है। और उसमें सैकड़ों सवालों में ये भी एक सवाल था कि क्या गांधी जी के साथ कोई दूसरे भी ऐसे नेता हैं, आइकन हैं, जिनको कि हम लोग को पार्टी में अपने लोगों में या स्टैंडर्ड पार्टी फॉर्मेट में उनको रखना है। और उसमें नीचे से बात आई कि नहीं, इसमें बाबा साहब का भी पिक्चर होना चाहिए। और बाज़ाब्ता इस पर चर्चा होने के बाद ये तय किया गया कि पार्टी के झंडे में और जितने लोगों हैं उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा साहब का भी पिक्चर रहेगा। मैं एक बात आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए भी, ये देश में पहला ऐसा राजनीतिक फॉर्मेशन है जो गांधी और अंबेडकर को एक साथ एक फ्रेम में रख के चल रहा है। क्योंकि पिछले 25-30 सालों में एक बड़ा वर्ग है जो जिसको आप कह सकते हैं जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स का एक आधार रहा है कि पूना पैक्ट और उससे निकली हुई गांधी और अंबेडकर की मतभेद की बात। लेकिन हम लोगों ने जो 2 साल में यहाँ प्रयास किया है और कहीं कुछ हद तक मैं इस बात को लेकर कन्विंस हूँ कि मैं अपने एससी समाज के साथियों को कन्विंस करने में सफल रहा हूँ कि नहीं, आज के दौर में गांधी और अंबेडकर को साथ में रखकर बिहार को एक नई राजनीतिक विचारधारा की दिशा में काम करना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग बोले कि प्रशांत जी को समझ में आ गया कि फोटो रखेंगे तो फायदा होगा, इसीलिए रखे हैं। नहीं, ये तो बहुत सुपरफिशियल बात है। जो लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं प्रशांत जी को जानते नहीं है। देखिए, इस देश में गांधी का जो विरोध है, मैं बिल्कुल गांधी का भक्त हूँ। जहां तक हो, मुझमें वो क्षमता नहीं है कि जो गांधी ने रास्ते बताए उस पर चल सकूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि थोड़ा बहुत जो बात उन्होंने बताई, सिखाया है, उसको फॉलो किया जा सके। और जब मैं समाज में निचले स्तर पर मैंने काम करा है, देखा, घूमा, तो एक चीज मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा वर्ग अंबेडकर, बाबा साहब और गांधी के बीच में एक बड़ी मोटी लकीर खींच रहा है, एक तरह से दीवार खड़ा कर रहा है विचारधारा के आधार पर। और मुझे लगता है कि वो देश और समाज के कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा कर रही है, हित में नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं और पॉलिटिकल पार्टी हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग हैं जिनको ऐसा लगता है या ऐसा वो बताते हैं कि पूना पैक्ट गांधी जी की वजह से हुआ और उसकी वजह से अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ अन्याय हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लिए तो दोनों ही बड़े हैं। और मेरा तर्क हमेशा ये रहा है कि अगर आज दोनों ही महापुरुष होते, महात्मा गांधी भी होते और बाबा साहब भी होते, तो क्या वो साथ में काम करते या नहीं करते। और कहीं ना कहीं घंटों घंटा इस पर चर्चा हुई है मेरे पदयात्रा के दौरान भी, प्रखंडों में, जिलों में, गांव में। और धीरे धीरे लोगों ने इस बात को माना कि नहीं, आज के दौर में जब आपकी लड़ाई भाजपा से है विचारधारा के आधार पर भी, तो अगर आज गांधी और बाबा साहब दोनों होते तो दोनों साथ में रहते। और इसीलिए बहुत विचार विमर्श करने के बाद फोटो लगाया गया। सिर्फ फोटो नहीं है, उनके विचारों को भी, दोनों विचारधारा को साथ में लाने का प्रयास है। उन दोनों विचारधारा के मानने वालों को साथ में लाने का प्रयास है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि इसी से एक नई लंबी लकीर, राजनीतिक लकीर खींची जा सकती है, जिसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को विश्वास भी रहेगा और सबको साथ में लेकर चलने वाली जो विचारधारा होगी, जिसमें सबको अपनापन दिखेगा। इसमें किसी को ये नहीं दिखेगा किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष का ये दल नहीं है। और उसको
बनाने के लिए ही सिर्फ इस पूरे प्रयास के तहत इन दोनों विचारधारा या इन दोनों बड़े नेताओं को एक साथ लाया गया। अच्छा, हालिया दिनों में बीपीएससी के लिए जो प्रशांत ने किया वो पूरा देश जाना। कुछ 2-4 सवाल है। पहला तो यही है कि जो आरोप बहुत बार कहा गया कि ये जानबूझ के इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस मामला को और चाहते हैं कि बच्चे इनके साथ जुड़े, इसलिए ऐसा हो रहा है। प्रशांत, खुल के बता दीजिए कि क्या बात था। देखिए, पहली बात ऐसी है कि जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं यहाँ या मेरे काम को देखते हैं, 2.5 साल में कोई बता दे मैं किसी भी धरने प्रदर्शन में गया हूँ। और आप कहते भी रहे हैं कि अनशन से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं, अनशन से नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आंदोलनों से कुछ नहीं हाँ, होता करेक्ट। हाँ, और उस पे मैं कायम हूँ। मैं 2-2.5 साल में ऐसा तो है नहीं कि बच्चों का इशू पहले नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पेपर लीक पहले नहीं हुआ, पहले छात्र आंदोलित नहीं हुए हैं। मैं इस बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में भी पहले दिन से नहीं गया हूँ। मैं इस अभियान, इस बच्चों के इस आंदोलन से तब जुड़ा जिस दिन पहले बार पुलिस ने बच्चों पर लाठीचार्ज मारा। हाँ। और कुछ जो वीडियो आए उसमें एक मूविंग पिक्चर मुझे लगा, एक महिला बीपीएससी अभ्यर्थी गिरी हुई है और उसके पेट पे लात मार पुलिस वाले जूता पहन के उसको पैर रख के मार रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति बिहार में मैं हूँ और बिहार के किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ इस तरह की बर्बरता पटना के सड़क पर हो रही है और मैं अगर आवाज नहीं उठाऊंगा, इनके साथ नहीं खड़ा होऊंगा तो ये अन्याय होगा। मैं गया था बस उस चीज के लिए, लेकिन जब मैं गया वहां और फिर एक छात्रों का भरोसा भी कुछ बन गया और मेरा अपना काम करने का जो तरीका, अगर किसी से किसी काम को लिया है उसमें जुड़े हैं तो उसको फिर ईमानदारी से करते हैं, फिर उसमें जुड़ते चले गए। सरकार अपने जिद पे अड़ गई तो हम लोग भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हम लोग मानेंगे नहीं, और हम लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि युवाओं के साथ मनवाएंगे, अन्याय के खिलाफ आपको मनवाए बगैर मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं। तोड़ क्यों दिया अनशन? नहीं, अनशन तो तब तोड़ा जब न्यायालय में जिस दिन कार्रवाई शुरू हुई, हाई कोर्ट में आपने वो कर दिया। हाँ, हाई कोर्ट में जिस दिन फाइल किया उस दिन नहीं। हाँ, पहला हियरिंग जिस दिन था। इस तरह की याचिकाएं तो एकदम सिरे से खारिज कर दी जाती हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि बीपीएससी के खिलाफ जाइएगा तो रिट एडमिट ही नहीं होगा। जिस दिन अदालत ने न सिर्फ याचिका को सुना बल्कि पहली बार उनको सो कॉज कर दिया, सरकार से जवाब मांगा, सरकार को ये मजबूर किया कि बताओ, उनको बताना ही है 31 से पहले। हम लोग अनशन पे क्यों बैठे थे? इसलिए नहीं बैठे थे कि परीक्षा में क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग तो, मेरा व्यक्तिगत तो ये सिर्फ कहना रहा है कि भाई आप छात्रों से मिल लो, मिलकर अगर वो बता रहे हैं कि कुछ गलती हुई है तो उसका जवाब दे दो, या तो आप उनको समझा लो या नहीं तो आप उनकी बात मानो। तो कोर्ट ने जो कहा, जो सरकार बिल्कुल सिरे से डिनाई कर रही थी कि भाई हम क्यों बताएं, आप सबूत लाओ अगर अनियमितता हुई है, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, बिंदुवार इस पर जवाब दीजिए, देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कह दिया कि रिजल्ट का कोई मायना नहीं है, रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो जब ये बात हो गई उस दिन मैंने अनशन तोड़ा है। उससे पहले बहुत दबाव था, मैं बीमार पड़ गया, अस्पताल में रहा, बहुत तरह के मेरे साथियों ने, जनसुराज से जुड़े हुए लोग, बिहार भर के लोगों ने, गवर्नर साहब ने, खुद बीपीएससी अभ्यर्थी जो इससे जुड़े रहे, सबके कहने के बावजूद मैंने अनशन नहीं तोड़ा है। मैंने अनशन तोड़ा है 16 तारीख को, जिस दिन कोर्ट में पहली सुनवाई हो गई, सरकार को आदेश हो गया, सुनवाई हो गई। हाँ। और बीपीएससी और सरकार को ये बता दिया गया कि अब आपको जवाब देना ही है। ठीक। और जवाब अगर आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, कानून संगत नहीं हुआ, तो मेरा विश्वास है कि न्यायालय से बच्चों को न्याय मिलेगा। एक रील खूब चला, आरजेडी ने, जदयू ने, सबने इसको शेयर किया। प्रशांत जी खड़े हैं वहां पे गर्दनी बाग में और कह रहे हैं कि कंबल हमसे मांगते हो, और सवाल भी ये क्या था, बैक स्टोरी सुना दीजिए ताकि कम से कम ये क्लियर हो किस बात पे आपने ये कहा था। बैक स्टोरी नहीं है, फ्रंट स्टोरी है। ठीक है, आप ये देखिए उस वीडियो में कि मैं बोल किससे रहा हूँ, जिसको बहुत सारे लोग खड़े हैं। ना, बहुत सारे लोग नहीं है, यही तो छात्र जमीन पर बैठे हैं प्रशांत जी वीडियो में। स्टोरी है, सुन लो, छात्र नहीं बैठा है। अच्छा, हाँ। सामने जो बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति को मैं ये बोल रहा हूँ, वो एनएसयूआई का एक टुटपुंजा यहाँ का नेता है। ठीक है, आप घटना समझ लीजिए क्या है। 29 तारीख को छात्र संसद गांधी मैदान में हम लोगों ने बुलाई। यहाँ पर पूरे दिन 6-7 घंटे पूरे छात्र जुटे रहे। छात्र संसद हुआ, उसमें छात्रों की एक कमेटी बनाई गई, ये निर्णय लिया गया कि हम लोग मार्च करके चलेंगे जहां तक पुलिस जाने दे, प्रशासन जाने दे, जहां रोकेंगे वहां से रोकने के बाद हम लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे।
उस दिन शाम को जब वो हम लोग पहुंचे वहां जेपी गोलंबर तक, पुलिस ने वहां रोका। फिर सरकार ने अपनी ओर से ऑफर किया कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन हमारे यहाँ भेजिए, मुख्य सचिव बात करेंगे। वहां से जब मैं हट गया तो फिर 1 घंटे के बाद छात्रों को मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। लेकिन कई बच्चे घायल हुए, फिर वो पीएमसीएच गए, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। तो हम लोग को जब पता चला, हम लोग हॉस्पिटल गए, देखने गए बच्चों को। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं वापस अपने घर पहुंचा शेखपुरा। तो मुझे ये बताया गया कि कुछ छात्र उस सारे लाठी चार्ज के बाद भी उतनी ठंड में वापस गर्दनी बाग पहुंच गए हैं कि कुछ भी हो जाए धरना नहीं रुकना चाहिए। तो मेरे किसी साथी को फोन आया वहां से कि भैया हम लोग आ गए हैं, लेकिन सुबह चूंकि हम लोग चले गए थे यहाँ से, तो जो कंबल किराए पर यहाँ पर पहले से उपलब्ध थे वो सब कंबल नहीं है, रात में हम लोग रहेंगे कैसे। तो उनको कंबल भिजवाया गया। उसके 2 घंटे के बाद फिर से फोन आता है कि भैया कंबल थोड़ा और भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि जो कंबल आप लोगों ने हम लोग के लिए भिजवाया है वो सब दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कुछ आगे हैं लीडर, उन लोगों ने छीन लिया है, इन लोगों ने ले लिया है। मैं गया, 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे मैं जब गया तो जो व्यक्ति वहां 2 बैठे हुए हैं वो 2 छात्र नहीं, 2 दलों के 2 लड़के बैठे हुए थे। आप पहचानते थे? नहीं पहचानता नहीं था, बाद में अब तो मालूम चला। अच्छा, मालूम चला। लेकिन अब आप भी देख लीजिए कौन है। कोई सूरज यादव करके एक लड़का था जो एनएसयूआई का है लड़का। तो उसने कुछ मतलब कि अरे आप यहाँ क्यों आए हैं, इस तरह की बात। अच्छा। तो मैंने उस पर उसको ये कहा कि मेरे भाई कंबल जो लेके बैठे हो ये कंबल हमने दिया है। अब देखिए आप, ये हंसने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं। जब हम लोग चर्चा करते हैं कि छात्र वहां 1 महीने से बैठे हैं, तो छात्र वहां पर खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, छात्र वहां पर इस ठंड में कंबल भी उनको चाहिए, छात्रों को वहां बिजली भी चाहिए, छात्रों को वहां शौच और नहाने की जगह भी चाहिए। इसकी चर्चा तो कोई करता नहीं है कि भाई 1 महीने से छात्र खाना कैसे खा रहे हैं, कौन खिला रहा है। और ये इतने गिरे हुए लोग हैं। कौन गिरे हुए लोग हैं? ये जो छात्र, जो ये दूसरे दलों के कुछ गुंजा नेता वहां जो जाके बैठते हैं, कि तुम उनकी मदद तो कर ही नहीं रहे हो। जो उन बच्चों के लिए हम लोग भेज रहे हैं उसमें भी गिद्ध की तरह उसको नोच के खा रहे हो। मतलब जो खाना बच्चों को मैं भिजवा रहा हूँ उसमें ये खाना खा रहे हैं। जो कंबल में इनको भेज रहा हूँ ओढ़ने के लिए, उस कंबल को 4 कंबल लेके खुद बैठा हुआ है, इसलिए बोला है, और डंके की चोट पर बोल रहे हैं। भाई तुम एनएसयूआई के हो, एनएसयूआई को तो 2 4 10 100 कंबल वहां देना चाहिए। तुम दे तो रहे नहीं हो, जो किसी दूसरे ने दिया तो वो लेकर तुम खुद बैठ के बकैती कर रहे हो। खाना तुम खुद खिला नहीं रहे हो, खाना को हम लोग भिजवा रहे हैं तो उसमें तुम बैठ के खाना खा रहे हो यार। और बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो तो उलझना नहीं चाहते किसी से। कोई किसी छात्र एनएसयूआई का हो या किसी दूसरे दल का हो वहां बैठ गया तो बच्चे उलझना नहीं चाहते हैं। बच्चे तो फोन करके भैया देख लीजिए 4 कम हो गया है, या 10 लोग ज्यादा आ गए, खाना नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो भिजवाइए। मतलब आप मदद क्या करोगे, उनके हिस्से का चीज अगर आप एक तरह से छीन रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। मेरा क्या वीडियो चलाओगे यार। अगर वो छात्रों का मामला होता तो अगले दिन 10 बजे सारे छात्र नेता शेखपुरा में मेरे साथ प्रेस जब मैंने किया, मेरे साथ बैठे हुए थे। उन छात्रों ने मेरे पे भरोसा किया, मेरे कहने पे मुख्य सचिव से मिलने गए, फिर मेरे कहने पे गवर्नर से मिलने गए। मेरे साथ जब मैं गांधी मैदान बैठा तो सारे छात्र नेता बैठे रहे। अब यहीं पे एक सवाल आता है, गवर्नर के पास प्रशांत जी एक आदमी और गया था, उस आदमी का नाम है पप्पू यादव जी। उन्होंने कैमरा पर आपके लिए क्या कहा हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, फिर जन स्वराज की तरफ से पोस्ट किया गया वो फोटो, जब वो मिलने गए थे आप लोगों की तरफ से लिखा गया कि मतलब जब जरूरत थी तो मिलने आए, मदद मांगने आए, XYZ जो भी चीज लिखी थी। क्या मसला था? पप्पू यादव अचानक ऐसा क्यों बयान देने लगे? देखिए, पहली बात कि हर व्यक्ति के बयान पर कोई टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। पप्पू यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जेल में रहा है, बरसों रहा है, उसके बारे में क्या टीका टिप्पणी की जाए। अब आप कहिएगा कि जब ऐसा है तो आप मिले क्यों? भाई वो आदमी देश में के संसद का मेंबर है, जीत कर आए, मिलने आए, मिल लिए। मदद मांगने आए थे भाई, मिलने आए, मिल लिए। क्या उन्होंने बात कही है कहना उचित नहीं है। मदद तो हर आदमी मांगता है, चुनाव जो लड़ता है वो मदद मांगता है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो किस पर्पस से आए थे वो मैं प्राइवेट बात में कभी पब्लिकली कहता नहीं। मैंने फोटो इसलिए जारी किया
कि देख लो कि ये आदमी कहाँ आया हुआ है। हम नहीं गए थे कहीं, हम्म, आप हमारे यहाँ आए हो और अपना मुद्रा देख लो, फोटो से पता चल रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि क्या कहने आए थे। हम्म, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है कि उस व्यक्ति ने क्या कहा। महत्व इस बात का है कि जो विषय है उस पर बने रहिए। बढ़िया। बीपीएससी से गवर्नर आप के यहाँ मैं नहीं गया था, हाँ, दोनों में बच्चे फर्क गए है। थे। नहीं, दोनों में फर्क है। हाँ, गवर्नर के यहाँ अगर मैं जा रहा हूँ और मैं अपने साथ 5 छात्र ले जाऊं, वो अलग बात है। और गवर्नर बच्चों के शिष्टमंडल को औपचारिक तौर पर बुलाकर बात करें, वो अलग बात है। गवर्नर प्रशांत किशोर से नहीं मिल रहे थे, गवर्नर बच्चों से मिल रहे थे, जो जनसुराज का प्रयास था। कोई नेता जा रहा है, स्वाभाविक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, गवर्नर से टाइम आएगा, वो गवर्नर दे देंगे। आप कह दोगे कि हमारे साथ 4 छात्र भी होंगे। वो आपसे बात कर रहे हैं, छात्रों से बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों के कहने पर या रिक्वेस्ट पर या गवर्नर ने खुद से समझकर बच्चों को बुलाया, तो उन्होंने बच्चों के शिष्टमंडल को बुलाया, उनके विषय को सुनने समझने के लिए 45 मिनट तक बात करी। वो प्रशांत किशोर और कोई राजनीतिक नेता से नहीं मिल रहे थे, उन बच्चों से मिल रहे थे। बीपीएससी पर आखिरी सवाल। एक नेता है चिराग पासवान, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, छात्रों के साथ गलत हुआ है, सब कैंसिल करिए एग्जाम, क्योंकि एक जगह का एग्जाम आपने कैंसिल किया तो सब जगह करना चाहिए। और उसके बाद ये कहा गया कि एक जगह चुनाव हुआ था इमामगंज में, जहां पर जीतन राम मांझी जी की बहू चुनाव लड़ी, वहां पर प्रचार करने चिराग पासवान नहीं गए थे, और वहां पर आपके कैंडिडेट ने क्या प्रदर्शन किया आप जानते हैं। मिलाकर ये कहा गया कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर का खुसफुस चल रहा है, कुछ ऐसा है या क्या स्टैंड है आपका चिराग जी पर? कुछ खुसफुस चलने की बात ही नहीं है। जो भी बात है, चिराग कैमरे पे बोल रहे हैं, मैं भी कैमरे पे बोलता हूँ। हाँ। रात से नहीं, 2-2.5 साल से बोल रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझिए, चिराग और मैं मित्र हैं और हम लोग बरसों पहले से मित्र हैं। उसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। चिराग यहाँ हमसे पहले से राजनीति में है, युवा नेता हैं, और मैं समझता हूँ सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बिहार में जाति पाति की जो राजनीति, जाति और धर्म के धार्मिक उन्माद की जो राजनीति होती है, उससे मैं मानता हूँ कि चिराग पासवान उससे अलग राजनीति अभी तक करते रहे। तो उस बात को लेकर मेरा उनको समर्थन है। यहाँ पर उन्होंने जो बीपीएससी को लेकर कहा, आपकी नज़र में वो प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, और ये बात नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। चिराग पासवान बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि विपक्षी नहीं, सत्ता में बैठे हुए दल, नेता और मंत्री भी मान रहे हैं कि नहीं, धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, इसलिए बीपीएससी का एग्जाम फिर से होना चाहिए। फोन करके आपने कहा कि चिराग वेल डन, यू डिड अ गुड जॉब, नहीं, ऐसा कहा आपने? नहीं, मेरी कोई अभी हाल फिलहाल में बात भी नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरी मित्रता जो है चिराग से, उसके लिए मुझे डेली उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे याद भी नहीं है कि पिछले 6-8-9 महीने में कभी मैं बात भी किया है मैंने। शायद जब मंत्री बने होंगे तो कोई बधाई मैसेज मैंने भेजा होगा, उसके बाद भी बात नहीं की है। वो बीजेपी और एनडीए का हिस्सा है, और उस नजरिए से मेरा और चिराग जी का राजनीतिक कोई साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं भाजपा के विरोध में खड़ा हूँ, एनडीए के विरोध में खड़ा हूँ, तो चिराग एनडीए के साथ हैं, तो वो हो नहीं सकता। लेकिन जो राजनीति वो कर रहे हैं, वो उनकी समझ से उनके लिए ठीक है। राजनीतिक विरोधी भी जो है, वो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध हो उनसे। चिराग से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, मेरी तो उनसे दोस्ती है। और मुझे खुशी है कि देर से ही सही चिराग ने कम से कम स्टांस तो लिया, बोला। तो ये भाजपाई जो नेता है यहाँ बिहार में, दिल्ली में, यहाँ इतने मंत्री यहाँ से हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है एक शब्द बोलने की। लेकिन फिर आप ध्यान से देखिए तो आश्चर्य की बात नहीं, ये तो भाजपाई ऐसे हैं बिहार में, इनके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर नीतीश कुमार ने मारा डाक बंगला पर। कुछ बच्चे आकर मेरे से पूछ रहे थे, भैया भाजपा के नेताओं ने नहीं बोला, तो मैं उनसे हंस रहा था कि अरे ये इतने बुजदिल नेता हैं बिहार में भाजपा के, कि जब इनको मारा लाठी से, ये अपने को नहीं बचा सके तो तुम्हें क्या बचाएंगे। एक सिटिंग सांसद का सर फूट गया था उसमें। वही तो कह रहा हूँ कि जो सांसद, जो मंत्री, जो भाजपा के विधायक नेता अपने को नहीं बचा सके नीतीश कुमार के पुलिस के लाठी से, वो बच्चों को क्या बचाएंगे। प्रशांत किशोर कम से कम खड़ा तो है सीना ठोक के कि मैं सामने खड़ा हूं, जब तक खड़ा हूं मार के दिखा। इस पे की बात आ जाएगी, एसपी साहब पे कुछ कार्रवाई किया आपने? बिल्कुल भाई, देखिए मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, अगर मैंने बोला है हाँ, तो वो होगा ही होगा। मैं ऐसे हल्के में कोई बात कहता नहीं हूं। एसपी साहिबा पर ही नहीं, जिन अफसरों ने भी बच्चों पर लाठियां चलाई हैं, गैर कानूनी, मेरी नजर में गैर कानूनी काम किया है, उन पर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो होगा ही होगा। वो कोई बच नहीं सकता है, उन पर क्रिमिनल रिट होना ही होना है। और ये कोई व्यक्ति किसी एक पुलिस अफसर के लिए नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है।
ये बात स्थापित करने की जरूरत है कि बिहार में किसी भी पुलिस वाले को, प्रशासन के पदाधिकारी को सामान्य लोगों पर लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। अगर आप और हम गलती करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो हम पर कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह पुलिस भी अगर गलती करेगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस को लाठी चलाने का अधिकार कानून में नहीं है, इजाजत नहीं है। ये बिहार में लोगों ने इसको सत्य मान लिया है कि पुलिस लाठी मार सकती है। पुलिस को लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को बिना बताए किसी को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को किसी को कहीं अज्ञात जगह पर ले जाने का अधिकार नहीं है। और इसी प्रशांत किशोर को 5 घंटा घुमा दिया गया गोल घुमाया गोल। तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। प्रशांत किशोर पर अभी 3 FIR किया हुआ है इस पुलिस ने। प्रशांत किशोर यहाँ डंके के चोर पर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे चलते हैं। आपका जब यहाँ पर ग्राउंड में पहला कार्यक्रम हुआ था तो आपका आवाज बैठ गया था, हम बहुत आगे से आपको सुन रहे थे। आपने कहा था कि लड़ेंगे चुनाव 25 वाला तो, लेकिन अभी जो एक सेमीफाइनल आ रहा है इसी में इन लोग को दिखा देते हैं कि क्या होता है। आपको कोट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा था सुन के हमको। और उसके बाद चुनाव होता है, रिजल्ट सबके सामने है, सब लोग उसका विवेचना कर लिया, विश्लेषण कर लिया। लेकिन 2-4 उसमें से बात आया। बेलागंज से अमजद जी लड़े थे, इमामगंज से जितेंद्र जी, रामगढ़ से सुशील जी, तरारी से किरण जी और प्रशांत किशोर जी, जो बार बार अपने मुंह से बोलते हैं कि एक बार आपने कहा था कि हम ऐसे लोग को राजनीति में आपके बीच से उठाकर लाएंगे कि आप भी सोचते रह जाएंगे कि ये लोग कहां से आ गए। तो प्रशांत जी को ऐसे चारों लोग जो मिले वो कम पढ़े लिखे मिले, तीनों पर केस दर्ज था, क्या बात निकला ऐसा? क्योंकि अगर सेमीफाइनल मान ले तो इसको हम, हाँ केस दर्ज की बात कीजिएगा तो केस तो मेरे पे 3 दर्ज है। बहुत सही। तो आप ये बात मानते हैं कि केस दर्ज होता है? नहीं, केस दर्ज किस मामले पर है? अपहरण में है, रंगदारी में है, पढ़ के सुना देते हैं। अमजद जी का हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, मारपीट। अरे 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, पहला उम्मीदवार कौन घोषित हुआ? दूसरे थे एसके जी, चेंज हो गया फिर। हाँ, तो लो एसके सिंह। आपने कहा था कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल कर लाएंगे कि आप खुद सोचोगे कि आदमी आया कहां से। एसके सिंह बिहार के 2 ही लोग बिहार से वाइस चीफ बने हैं। उसमें एक नाम है एसके सिंह जो तरारी के। उस व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। क्यों? कहते हैं भाई इनका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। फिर वहां पर कौन चुनाव लड़ा? किरण सिंह चुनाव लड़ी। एक भी केस नहीं है उन पर। सुन तो लीजिए। हाँ, केस तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सामाजिक महिला है, बिल्कुल सही बात। लेकिन उनको तरारी की जनता ने कितना वोट दिया? तो आप, हम लोग कह रहे हैं उस पर कायम भी है, लेकिन ये सिर्फ दलों पर और प्रशांत किशोर पर लागू नहीं होता है, जनता पर भी लागू होता है। आप ये चाहते हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट आए, लेकिन जब कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो आप बालू माफिया और शराब माफिया को वोट देना पसंद करते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को वोट नहीं देते। मैं अपनी उसी यात्रा में सैकड़ों जगह मैंने ये कहा है, और लोग तर्क देते हैं कि आप तो जीत नहीं रहे थे, ये तो भाई इलेक्शन है, इससे तो सरकार नहीं बदलनी थी, अगली बार आपको देंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो चाहे निर्दलीय ही क्यों ना लड़ रहा हो, और आप उसको इस नाम पर वोट नहीं देते हैं कि आप तो अकेले जीत के भी क्या कर लीजिएगा, तो हर वो वोट जो एक अच्छे व्यक्ति को नहीं पड़ा, वो 10 अच्छे व्यक्तियों का मनोबल तोड़ता है राजनीति में आने से। तो जब जो तरारी की जनता ये कह रही है कि हमें स्वच्छ छवि का नेता चाहिए, उसी तरारी की जनता ने किसको वोट दिया आप देख लीजिए। तो अगर आप ऐसे ही जनप्रतिनिधि चाहते हो जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, तो प्रशांत किशोर जनसुराज चाहे जितने अच्छे कैंडिडेट खड़ा करे, आपको तो सुनना है नहीं। उपाय क्या है प्रशांत? सुनिए, उपाय क्या है वही तो कर रहे हैं। बेलागंज में जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेलागंज में किसको टिकट दिया गया था? एक बुजुर्ग प्रोफेसर को टिकट दिया गया। पूरे बेलागंज के लोगों ने क्या कहा? अरे प्रशांत जी, यहाँ पर तो सुरेंद्र यादव का है, यहाँ पर तो रॉकी यादव लड़ रहे हैं, उनकी माँ लड़ रही हैं, यहाँ पर तो मजबूत आदमी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। और कुर्सी भी चल गई प्रशांत जी। सुनिए, कुर्सी चल गई, फिर भी हम लोगों ने, कुर्सी चलने की बात नहीं है, कुर्सी चलने के बाद भी नहीं बदला। करेक्ट, ठीक है। अनाउंस उसी को किया जो वहां पर हम लोग को उचित लगा। लेकिन परिस्थिति क्या बनी? जो बुजुर्ग प्रोफेसर जिनको बनाया गया उम्मीदवार, वो व्यक्ति विड्रॉ करके उन्होंने कहा भैया इन्हीं को दे दो, इन्हीं को दे दो, हम नहीं लड़ पाएंगे इसमें। तो कई बार जो परिस्थितियां हैं उसको सुधारने का हर संभव ईमानदार कोशिश किया जा रहा है।
आप कुछ उसमें सफल होते हैं, कुछ नहीं सफल होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उस चीज ने हमें डिगाया नहीं है। उस चीज ने मुझे ये नहीं डिगा दिया कि मैं अब गलत लोगों को टिकट दूंगा। 243 अच्छे लोग ही लड़ेंगे। लेकिन ये 3 तो ऐसे नहीं थे प्रशांत जी, ये पढ़ के हम बता सकते हैं आपको। बिल्कुल जितेंद्र जी पर अपहरण का केस है, धोखाधड़ी का, मारपीट का, चोरी का। भैया देखिए, सुशील जी मैं पर आपको हत्या बता का रहा हूं, प्रयास। जिस- जी हाँ इमामगंज के जिस जितेंद्र की आप बात कर रहे हैं, हाँ। उस व्यक्ति की छवि वहां यही है कि जब कोविड में हम्म कोई उस इमामगंज में नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बचा हुआ था। हम्म एक आदमी जो उस समय समाज के लिए अपना क्लिनिक खोले हुए था, उसका नाम है जितेंद्र पासवान। हम्म। उसको इसी बात के लिए टिकट मिला। ये बात तो हम मान गए, लेकिन केस तो दर्ज है ना। फिर वही बात है, केस तो मेरे पे भी 3 दर्ज है। तो इसका मतलब आप ये मतलब कह रहे हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं है, केस दर्ज जब तक कोर्ट ना साबित हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कह हाँ, रहे हैं। फिर अगर आप पर कोई हीनस क्राइम, वो सिर्फ केस दर्ज होना और केस की सच्चाई, अच्छा। मान लीजिए कि अभी केस प्रशांत किशोर पे दर्ज है, इन्होंने छात्रों को उकसाया, ठीक है। लेकिन समाज क्या कह रहा है आज कि नहीं, प्रशांत किशोर तो छात्रों के लिए खड़े हुए। अच्छा, तो दोनों में फर्क है। ठीक है। एकदम ये कहीं नहीं कहा गया कि जिस पर भी एफआईआर होगा थाने में वो नहीं होगा। जितेंद्र पासवान की छवि इमामगंज में यही है कि ये आदमी गरीब लोगों का डॉक्टर है। वो एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर है। फिर वही बात, कुछ 4 खड़े हो गए, कह रहे आप प्रैक्टिशनर को डॉक्टर कह रहे हैं। भाई पूरा बिहार यही प्रैक्टिशनर ही चला रहे हैं। पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इन्हीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रैक्टिशनर कहना तो प्रैक्टिशनर ही पड़ेगा ना प्रशांत जी। ठीक है भाई, प्रैक्टिशनर ही कहिए, लोग तो उसको डॉक्टर ही कहते हैं। करेक्ट, हाँ हाँ, गांव में कहते हैं डॉक्टर साहब। हाँ। शहर में भी लोग कह रहे भाई। यहाँ पर लोगों ने पूरा बाजाप्ता नर्सिंग होम बना रखा है भाई, सरकार उनको कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है, और मेरे डॉक्टर कहने पे आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा सवाल उठा था। देखिए, हाँ, हाँ। लकीर एक है सही काम करना, और बिल्कुल दूसरा ठीक। है लकीर का फकीर होना। ये सही बात है कि ये एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आज किन के कंधों पर है? जितना एमबीबीएस और एमडी वाले डॉक्टर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में, आप मुझे बता दीजिए, खुद पत्रकार है, कहां पर ऐसा है जहां पर कि ये प्रैक्टिस। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता। 1 लाख से ज्यादा ऐसे डॉक्टर हैं, सरकार के जानकारी में है, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर तरह का दवा कर रहे हैं। अब वो सही है गलत है वो अलग मुद्दा है, ठीक है। लेकिन आपने अभी प्रत्याशी की बात की। जितेंद्र पासवान के बारे में इमामगंज में कोई ये नहीं कहेगा कि एक्सटॉर्शनिस्ट है, बदमाश है, रंगदार है, क्रिमिनल है। लोग यही कहते हैं भाई डॉक्टर है, गरीब आदमी को कोई इलाज नहीं करता है तो जितेंद्र इलाज करते हैं। जब कोविड में कोई नहीं इमामगंज में मिला इलाज करने के लिए, तो जितेंद्र के यहाँ लोग जाते हैं। इसमें एक सवाल और उठ जाता है, आखिरी जो उठेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये चारों लोग 12वीं पास है, 2 आदमी 10वीं, 2 आदमी 12वीं। और जो प्रशांत हर बार में कहते हैं एक एक बात में कि तेजस्वी यादव का पहला परिचय यही है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। आप ये बस एग्जांपल मत दीजिएगा कि सीएम का बेटा होने के बाद नहीं पढ़ पाए तो। नहीं, आप बात समझिए। हाँ, 10वीं 12वीं वाला क्यों, थोड़ा बढ़िए ऊपर। इसलिए हाँ, इसलिए 10वीं 12वीं वाला कि जो बिहार की परिस्थिति है, 5% महिलाएं यहाँ पर 10वीं पास करती हैं। आज का आंकड़ा ले लीजिए। नया आपने बात बता दिया, लेकिन सिर्फ बढ़िया जवाब खोजा। हाँ, 5% महिलाएं 10वीं पास करती हैं। तो अगर 10 क्यों पर करती हैं? क्योंकि यही लालू नीतीश की सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां बच्चियों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ 10वीं पास या ये कह दूं कि सिर्फ ग्रेजुएट ही महिला लड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगा, तो कोई महिला लड़ ही नहीं पाएगी। तेजस्वी, अब आपका ये जायज सवाल है जो मैं रिपीट करूंगा कि आप ही ने कहा है तो हम रिपीट किए बस। नहीं, हाँ। तेजस्वी के बात पर क्यों करते हैं? हाँ। इसलिए कहते हैं सीएम के बेटे हैं। सिर्फ सीएम के बेटे ये बात काफी नहीं है। जिसके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री, जो पटना दिल्ली में रह रहा है, वो इमामगंज में नहीं पैदा हुआ है। वो आदमी जहां स्कूल है ही नहीं, वो तरारी और संदेश का लड़का नहीं है, वो बेलागंज का नहीं है। आप पटना में मुख्यमंत्री आवास में पैदा हुए हैं। वहां आपके माँ बाप 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री हैं, और आप आरके पुरम डीपीएस में पढ़ते थे, और वहां से आप 9वां नहीं पास कर तो सके। क्रिकेट खेलने चले गए बोलते हैं। सुन तो लीजिए। हाँ। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। महत्व इसका नहीं कि आप 9वीं पास है कि 10वीं पास है। महत्व इसका है कि आप डीपीएस आरके पुरम में थे, वहां से आप 9वां नहीं पास कर सके, और आपने फिर कोई प्रयास नहीं किया कि आप पास कर लें। गरीब से गरीब आदमी भी उसको थोड़ा सा अवसर मिलता है लाइफ में, कहता है भाई हम पढ़ नहीं सके, कम से कम सोचते हैं मैट्रिक पास हो जाए। उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए, चलिए झूठ
झूठी बात को अगर सही भी मान ले कि क्रिकेट खेल रहे आप नहीं मानते हैं? थे, कहाँ क्रिकेट खेले भाई? मैंने बेंच पर ही बैठे, लेकिन अरे बैठे तो हाँ, कौन सा क्रिकेट खेले? दिल्ली- लालू जी के आप लड़के हैं तो प्राइवेट दिल्ली एक क्लब में आपको 12वीं 14वीं प्लेयर बना लिया गया। आप तो ऐसे कह रहे जैसे सचिन तेंदुलकर थे। ये सचिन तेंदुलकर अपना एग्जाम नहीं पास कर सके थे तो वो देश की खबर है। लोग कह रहे हैं भैया सचिन जी चिंता मत कीजिए, हम लोग आपका एग्जाम लिख देंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। भैया आप वो क्रिकेटर भी नहीं है, लेकिन उससे आगे की मैं बात कह रहा हूँ। चलिए आप क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद आए, उसके बाद 10वां पास कर दिए, फिर एग्जाम दे दिए होते, अभी दे के पास कर जाओ यार। पास करके मतलब आप उनको पढ़ा कर मानिएगा? अरे हम पढ़ा कर नहीं मानेंगे, शिक्षित बिहार बनाएंगे ना। मैं ये स्वीकार कराना चाहता हूं कि इस आदमी के लिए शिक्षा की कोई इनका महत्व ही नहीं है। शिक्षा के प्रति इनकी सोच क्या है? तो जिस व्यक्ति के मन में शिक्षा के प्रति, देखिए कामराज जो हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रेवर्ड जिस चीफ मिनिस्टर का 2-4 नाम होगा उसमें कामराज जी का नाम है। परिस्थिति ऐसी थी, देश आजाद नहीं था उस समय, तमिलनाडु के सुदूर गांवों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, वो इतने बड़े परिवार के लड़के नहीं थे, और जब वो पढ़े नहीं तो उन्होंने क्या किया? आजादी की लड़ाई लड़ी, जेल गए, संघर्ष किया, घर पे बैठ के गोली नहीं खेल रहे थे। अच्छा, ये तो आप मानते हैं ना कि कम पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान हो सकता है? अरे मैं मानना कि तो सैकड़ों हर वक्तव्य में अपने कहता हूँ कि फॉर्मल डिग्री का पढ़ाई बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई का महत्व बस इतना ही है कि अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, उसको आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करने की आपकी क्षमता बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पढ़ा लिखा आदमी समझदार है। हम लोग गांव देहात में कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत समझदार थी। लड़का पढ़ लिख तो गया है लेकिन है एकदम लंपट। ये मुझे इस बात की समझ है, मैं बार बार जिस बात। अच्छा, 9वीं पास आदमी सीएम बन सकता है? नहीं, बन तो कोई भी सकता है जिसको जनता वोट दे देगी, वो संविधान में रोक है नहीं। लेकिन जिस कामराज के बारे में लोग कहते हैं, उस कामराज ने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बच्चियों को पढ़ाने पर ध्यान दिया। तमिलनाडु का जो मॉडल है कामराज का, ये जो मिड डे मील स्कीम आप सुनते हैं, लोग बहुत कम लोग जानते हैं इसकी शुरुआत कामराज ने की, कि बच्चे स्कूल में जाएं और गरीब बच्चे उनको खाना नहीं मिलता है। मिड डे मील की शुरुआत किसी समाज यहाँ के बिहार में नहीं, नरसिम्हा राव ने, कामराज की ये ओरिजिनल स्कीम है। आंगनवाड़ी सेंटर कामराज ने शुरू किया सबसे पहले। क्यों? कि प्री स्कूल एजुकेशन पर उनका फोकस था। बच्चे, गरीब घर के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाए और भूखे पेट हों, पढ़ ना पाएं, स्कूल छोड़ दें, इसके लिए उन्होंने मिड डे मील स्कीम शुरू किया। तो सिर्फ डिग्री को पर मत जाइए, उस आदमी के कैरेक्टर, उसके कंट्रीब्यूशन को देखिए। और आप जिनकी बात कर रहे हैं इनका देख लीजिए कि इनका क्या योगदान है, इनका क्या योगदान है। 17 महीना में 5 लाख नौकरी, यही प्रचार चल रहा है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो गए। आप नहीं मानते हैं सर? आप पत्रकार हैं, नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आप पत्रकार हैं और समझदार पत्रकार, इसलिए आपने शब्दों का चयन बड़ा ठीक किया। आपने ये नहीं कहा कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी, आपने कहा कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का प्रचार चल रहा है। जी हाँ, बताइए आप क्या सोचते हैं? आप भी मानते हैं, आपको भी ना ना, हम कुछ नहीं मानते हैं कि वो नौकरी मिली नहीं है। नौकरी अगर मुश्किल से बिहार में 50,000 लोगों को नौकरी दी गई है, और अगर बिहार से 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई तो उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर ये लोग जारी कर दें, मैं बिल्कुल सार्वजनिक कैमरे पर माफी मांग लूंगा। अगर 5 लाख लोगों को, 5 लाख छोड़िए, अगर 2 लाख बिहार के लोगों को नई नौकरी मिली है, नए लोगों को नौकरी मिली है, कैमरे पर कह रहा हूं, उसका नाम पता जारी कर दे सरकार, मैं नीतीश और लालू दोनों, नीतीश और तेजस्वी दोनों से माफी मांग लूंगा। मेरे भाई, जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसमें एक बड़ा वर्ग ये है जो पहले से नियोजित शिक्षक था, उसको राज्यकर्मी बनाया दर्जा दिया गया, उसको नई नौकरी नहीं मिली। अरे ये कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं इन लोगों को। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे थे, नियोजित शिक्षक के तौर पे कर रहे थे, अब वो राज्यकर्मी के तौर पे कर रहे हैं, वो नई नौकरी नहीं है। जो बाकी बच गया उसमें आधे से ज्यादा नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने के चक्कर में, बिहार में डोमिसाइल नहीं होने के चक्कर में, आधे से ज्यादा बिहार के बाहर के लड़कों को नौकरी मिल गई। ये किस 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं? आपके पास हम आ रहे थे 2 घंटा पहले, अपने फेसबुक पेज पर हम डाले कि हम प्रशांत जी से मिलने जा रहे हैं। 20 लाख उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, और महज 2 घंटा में आया 1600 कमेंट।
5 साथ हम निकाल के लाए हैं। तो पहला यही है कि दिल्ली में क्या होगा। हम नाम वाम कुछ नहीं ले रहे हैं, सीधा बताइए दिल्ली में क्या होगा। प्रशांत जी क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने उस विधा को छोड़ दिया है और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं। थोड़ा भी तो अपडेट। बिल्कुल नहीं, मतलब मैं पिछले 15-20 दिनों से तो मैं अपने बेटे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन पे 1 दिन बात कर पा रहा हूँ, और दिल्ली में क्या होगा इसकी मुझे क्या। सोशल मीडिया के द्वारा पूछा गया दूसरा सवाल, 15 मिनट में शराबबंदी वाला बात पर अभी टिके हैं? बिल्कुल टिके हुए हैं। जन स्वराज की सरकार बनी तो शराबबंदी हटा दी जाएगी। 15 मिनट तो मैंने नहीं कहा, लेकिन हाँ, 1 घंटा बोले हैं आप। विदिन एन आवर हटा दिया जाएगा। तो विदिन एन आवर हटा दिया जाएगा। इसमें एक सवाल एड ऑन मेरा हो जाता है कि प्रशांत जी ये नहीं कर सकते कि शराबबंदी जो है उसको सफल बनाने का प्रयास करें? नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लोग क्या पहने, लोग क्या खाएं, लोग अपने पर्सनल लाइफ में कौन सी पिक्चर देखें, अपने घर में कैसे रखें, ये सरकार का मामला नहीं है। ये किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन निर्णय का हक लोगों का है कि वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस धर्म में आस्था रखते हैं, किसकी पूजा करना चाहते हैं। ये सरकार का विषय नहीं है। सरकार का विषय है शिक्षा, सरकार का विषय अच्छी व्यवस्था, सरकार का विषय है लोगों के लिए रोजगार। सरकार का विषय ये नहीं है कि सब काम जो काम करना है वो काम छोड़कर ये देखें कि आप अपने बेडरूम में क्या कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, कौन सा ड्रिंक पी रहे हैं। हाँ, सरकार का ये जरूर प्रयास है कि होना चाहिए कि शराब को लेकर प्रचलन जो है वो बढ़े नहीं, लोगों को ये पता हो कि शराब पीना हानिकारक है, गलत है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप एडल्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद अपने पैसा से सरकार जो व्यवस्था है उसके तहत अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो पीजिए, मुझे उससे क्या दिक्कत। इस गट्स के लिए पी के आपकी तारीफ होनी चाहिए। कैसे गट्स लाते हैं? मतलब कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर कैमरा जब बंद होता है तो हम लोग को बताते हैं कि हम ये चाहते हैं प्रशांत, लेकिन आप प्रशांत में इतना हिम्मत कहां से? आप सीधा कह दे रहे हैं कि मैंने तो पियो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि मैंने इस अभियान में एक संकल्प शुरू में लिया। मैं खुद 10 साल बहुत राजनेताओं के साथ रहा हूं, उनका चुनाव कराया है, और हमने बहुत क्लोजली देखा है, लोगों को एडवाइस भी किया है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी ऐसे ही बोलिए। तो मैंने इस अभियान में एक संकल्प अपने लिए रखा था कि सही हो या गलत, मैं वोट मिले या ना मिले, मैं इसमें जानते बुझते झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे एक इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि आप तो बिहार में भूमि सुधार की बात करते हैं जो लालू यादव ने नहीं किया, नीतीश की हिम्मत नहीं पड़ी, सामाजिक न्याय के पुरोधा अपने आप को दावा करने वाले लोग ने भूमि सुधार की बात नहीं किया, भूमि सुधार की बात करते हैं, फॉरवर्ड आपसे नाराज हो जाएगा। मैंने होता है हो जाए। बिहार में गरीबी दूर करने का एक बड़ा तरीका, सामाजिक न्याय का बड़ा तरीका है व्यवस्थित भूमि सुधार, और अगर उसमें ईमानदारी है तो जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट हैं, जिनको लैंड ओनर माना जा रहा है, उनको भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लैंड का वैल्यू बढ़ेगा, ओवरऑल तरक्की होगी, तो उससे सबका फायदा है। अगला सवाल, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें एक हम बैकग्राउंड स्टोरी दे देते हैं। एक बड़ी अच्छी कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करते हैं, पूरे देश भर के किसानों को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, करोड़ों में उसका टर्नओवर है। उनको एक फाइल साइन करवाने में 180 दिन लग चुके हैं। वो पर्सनली हमको फोन किए जब मेरा पोस्ट देखे, और इसीलिए सिर्फ ये उनके लिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशांत स्टार्टअप को लेकर क्या कुछ सोच के रखे हैं, कुछ हुआ तो क्या करेंगे? बिहार में मेरी जो सोच है, जो मैं पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूँ, और वो विषय इतना, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हर जगह चर्चा का विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने समझा है, यहाँ तक कि बीपीएससी में वो सवाल भी आया था। स्टार्टअप को लेकर मेरा अपना मानना है कि बिहार के हर घर में एक स्टार्टअप होना चाहिए, और स्टार्टअप नहीं है उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, पूंजी की अनुपलब्धता। जो मैं सीडी रेशियो की बात करता हूँ, मैं पहला बिहार में व्यक्ति हूँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो इसको सार्वजनिक तौर पर इतनी मजबूती से रोज कह रहा है कि बिहार में गरीबी का एक बड़ा कारण है गलत सीडी रेशियो। मतलब पिछले 1990 से लेकर पिछले वर्ष तक करीब 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा, हम लोग सोचते हैं बाहर से कोई आएगा फैक्ट्री लगाएगा, वो लगाए ना लगाए, 26 लाख करोड़ रुपया मेरा और आपका बचत का पैसा जो हमने आपने बिहार के बैंकों में जमा किया, ये पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया। बिहार में सीडी रेशियो 40% जो लोन मिलता है यहाँ के लोग, राइट। अगर पूरे देश के लोग अगर बैंक में 100 रुपया रखते हैं
तो 70 रुपया ऑन एन एवरेज बैंक लोन के तौर पर वापस देता है समाज को, जिससे आप अपना घर बनाते हैं, जिससे आप धंधा पानी करते हैं, जिससे आप गाड़ी खरीदते हैं, जिससे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, खेती में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बिहार में ये औसत है 40%। अगर एक्चुअल डिसबर्सल का डेटा देखेंगे, यह है सैंक्शन लोन का। मैं एक टेक्निकल बात आपको और ऐड कर देता हूँ, ये भी मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाता है। 100 रुपया के अगेंस्ट 40 रुपया लोन सैंक्शन हुआ, लेकिन एक्चुअल जो सैंक्शन हुआ उसमें डिसबर्सल डेटा है 13%। मतलब बिहार में जो पैसा एक्चुअली डिसबर्स हुआ वो 13% मिला, मतलब सिर्फ 13% ही मिला। लेकिन हाँ। आपने लोन लिया, लेकिन अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाने ओके। के लिए फीस कोटा में अच्छा भरा। अच्छा अच्छा, वो पैसा डिसबर्सल तो बिहार में हुआ, करेक्ट, क्योंकि लोन तो आपने लिया है, यूज यहाँ नहीं हुआ, यूज हुआ कोटा में, बेंगलोर में, घर आपने नोएडा खरीद लिया, गाड़ी कहीं और खरीद ली, बिजनेस कहीं और कर रहे हैं। इसकी वजह से जो ये 25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा यहाँ से चला गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं पलायन कैसे रोक दोगे। पूरे दुनिया में जो भी 2, 4, 10, 5 माने हुए डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, जो हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं कि भैया बिहार में अगर पलायन रोकना है तो उसका सीधा फॉर्मूला है, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन रुकेगा। पूंजी का पलायन रोक दीजिए, पढ़े लिखे समझदार लोगों का पलायन रोक दीजिए, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जब पूंजी नहीं है, जब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? मजदूर बचा है। तो मजदूर को करना क्या? उसको तो बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूंजी है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, और पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति बचा नहीं। जो भी पढ़ लिख गया, समझदार हो गया, कुछ करने की स्थिति में आया, वो बिहार से बाहर चला गया। जो पैसा जिसके पास पूंजी हुई वो बिहार से बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ बचेगा कौन? सिर्फ मजदूर बचेंगे। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ, स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो। तो जन सुराज के जो 5 प्रॉमिस हैं, उसमें एक बड़ा प्रॉमिस क्या है? 4% सालाना ब्याज पर लोगों को लोन मिले। क्योंकि बिहार में जो हम लोग की बेसिक फिलॉसफी है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाई विश्व स्तरीय हो। जब तक सरकारी स्कूल न सुधरे, सरकार ये व्यवस्था करे कि लोग बच्चों को कम से कम 5 साल ये अवसर दिया जाए कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, फीस सरकार से भरा जाएगा, जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरे। 15 से 50 वाले जो लोग हैं, जिनको स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते हैं, वो तो युवा हो गए, पढ़ के निकल गए, अब उनको सुधारा नहीं जा सकता है। उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर सके। और 55 से ऊपर, 60 से ऊपर के लोगों को, जिनको 400 रुपया सरकार भीख दे रही है, उनको कम से कम 2000 रुपया दिया जाए ताकि वो कुछ अपना जिंदगी डिग्निफाइड तरीके से जी सके। ये 5 जो हमारे प्रॉमिस हैं जनसुराज के, उसमें ये महत्वपूर्ण इसी फंडामेंटल चीज पे आधारित है कि जिनको पढ़ाना है 15 से कम की उम्र को, उनको इतना अच्छा पढ़ाओ कि वो समाज पर बोझ न बने। जो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़कर निकल गए, उनको हाथ में पूंजी दो ताकि वो कुछ स्वरोजगार कर सके। और जो न पढ़ सकते हैं, न रोजगार कर सकते हैं, उनको आर्थिक मदद दो ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। एक भाई साहब लिखते हैं, पैसा लेकर सलाह देने वाले व्यक्ति क्या बिना पैसों के जनता का सेवा कर पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। उनसे पूछिए कि 2-2.5 साल से जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने या बिहार के किसी ने कितना पैसा दिया है? कहीं चंदा दिए होंगे तो आपको आप पूछ तो लीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि जो चंदा भी हम लोग लेते हैं उसमें डिक्लेयर्ड है कि प्रशांत किशोर अपने पर जो मैं काम करता हूं, जहां मैं रहता हूं, जो कैंपेन करता हूं, इसमें 1 रुपया पब्लिक के चंदा का पैसा नहीं लगाता। अगला सवाल, बिहार किसानों का राज्य है, बाढ़ के चलते बर्बाद हो गया है बिहार, प्रशांत के पास क्या प्लान है? बाढ़ के चलते बिहार नहीं बर्बाद हुआ है, उनको ये समझ नहीं है पूरी। बिहार में थोड़ा रिफ्रेम कर दे सवाल को। 6 महीना बिहार के 14 जिला के लोग मरते हैं, ये हमने कवर किया है, उसके लिए भी ये सवाल समझा जाए। हाँ, समझाइए। बिहार में जो पानी और बाढ़ की जो बात है ना, वो समझिए। बिहार को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नॉर्दर्न बिहार जहां बाढ़ है, सेंट्रल बिहार राइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सेंट्रल बिहार जहां जल जमाव है, और सदर्न बिहार जहां सूखे की समस्या है। जो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर बाढ़ है, नदियों का कटाव है, पानी की समस्या है, नदियों में बाढ़ आता है, जनजीवन प्रभावित होता है, जो आप 14 जिले की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी ही बड़ी समस्या जल जमाव है। अगर आप सेंट्रल बिहार के जिलों को देखेंगे, गोपालगंज देख लीजिए, सिवान देख लीजिए, छपरा देख लीजिए, समस्तीपुर देखिए, मुजफ्फरपुर देखिए,
खगड़िया देख लीजिए, बेगूसराय देख लीजिए, मैं खुद गांव-गांव पैदल गया हूँ। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 500,000 एकड़ जमीन जल जमाव से नहीं प्रभावित है। एक बार पानी आ गया, वहां से पानी निकलता ही नहीं है। आप गंगा के दक्षिण में आ जाइए तो आधे से ज्यादा जिलों में पानी सुखाड़ की स्थिति है। व्हाट वी नीड इन बिहार एक कंपोजिट प्लान और वाटर ग्रिड, जो कभी आज से 50 साल पहले चाइना में किया गया है, जहां पर एक वाटर ग्रिड हो। जैसे बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बना दिए गए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बिजली ज्यादा है तो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको ग्रिड के जरिए। जब तक इस तीनों को जोड़ा नहीं जाएगा कि जहां पानी एक्स्ट्रा आता है, जहां जमता है और जहां कम है, जब तक एक सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, सेंट्रलाइज वाटर ग्रिड नहीं बनेगा बिहार में, तब तक बाढ़, सूखे और जल जमाव से बिहार को राहत नहीं मिलेगा। तो जो हम लोग की सोच है कि गंडक योजना, कोसी योजना, सारी योजना को खत्म करके एक बिहार की योजना हो, ताकि वाटर को जरूरत के हिसाब से रेगुलेट किया जा सके, उसके फ्लो को नियंत्रित किया जा सके। जब तक वो नहीं करोगे तब तक बांध बनाते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 75 साल में नहीं हुआ, आगे नहीं होने वाला है। तो एक लाइन में प्रशांत किशोर का जनसुराज का सोल्यूशन यह है, बिहार नीड्स ए वन वाटर रिसोर्स प्लान विच वुड बी बेस्ड ऑन बिल्डिंग वन वाटर ग्रिड टू रेगुलेट वाटर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू जरूरत के सेंट्रल हिसाब से। साउथ, जहां पर बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक ग्रिड के जरिए सॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि नदियों को रेगुलेट किया जाए, नदियों पर बांध बनाया जाए। उसका कोई फायदा नहीं। बस 5-7 मिनट और समय बहुत कम है। एक सवाल आखिरी है सोशल मीडिया का, फिर लास्ट सेगमेंट है। 2010 में आरजेडी को 22 सीट आई थी, ये भी सोशल मीडिया किसी व्यक्ति ने लिखा है, और प्रशांत जी ने जदयू और आरजेडी को 15 में मिलाकर उनको रिवाइव कर दिया, आरजेडी को। उस वक्त प्रशांत जी का बिहार प्रेम कहां गया था? नहीं, प्रेम तो बिहार के लिए ही था, क्योंकि उस वक्त लालू जी ठीक थे, उसमें भी लिखा हुआ है। लालू जी की मदद नहीं की गई थी, उस समय नीतीश कुमार की मदद की गई थी। 7 निश्चय का प्रोग्राम बनाया गया था, और कहीं ना कहीं दिमाग में ये समझ थी कि नीतीश कुमार अगर बिहार के लिए कुछ अच्छा शुरुआत इन्होंने की है तो वो आगे बढ़े। प्रशांत किशोर को अगर पॉलिटिक्स में आकर पद लेने की लालच होता तो उस समय बन गए होते मुख्यमंत्री, चीफ डिप्टी सीएम बन गए होते, मिनिस्टर बन गए होते। बस सोच इतनी थी कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे थे, हार गए चुनाव, पद छोड़ दिया, मांझी जी को बना दिया। मेरे से मदद मांगने आए तो मैंने कहा आप मुख्यमंत्री बनिए, बिहार का विकास अगर होता रहेगा तो हम लोग मदद आपकी चुनाव में करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि गलती प्रशांत किशोर ने की, एक बार को उनकी बात मान ले, गलती की, तो भैया प्रायश्चित भी प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं। अच्छा, आप तो उस समय भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं। अगर गलती मैंने की तो गलती का सुधार भी मैं ही कर रहा हूँ। लोकतंत्र यही है। अगर आप किसी गलत व्यक्ति को वोट दे देते हैं तो आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि 5 वर्ष के बाद जब फिर वोट हो तो फिर गलती न करें। लेकिन बिहार में तो गलती लोग दोहराए जा रहे हैं 30 वर्ष से। कम से कम अगर मान लो मैंने देखा गलती हुआ तो पूरी ताकत से आकर उनको हटाने की कवायद भी कर रहा हूँ। एक सवाल मेरा ये था कि जैसे कोटा है, बिहार का मुसल्लेपुर हाट हो गया, अभी पटना का या फिर बाजार समिति इलाका हो गया, कोटा का एक डेटा है कि 68% ऑफ द टीचर्स आर फ्रॉम बिहार ओनली। उनका ओरिजिन बिहार है और मोस्ट ऑफ देम यहीं से निकल के गए हैं, पढ़ के वहां पढ़ाए हैं। प्रशांत का ऐसा कोई प्लान है कि एक शहर ऐसा पटना में, बिहार में बसा दे जो वाकई में एजुकेशन हब बन जाए? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है, लोग हैं, बनाने की इच्छा शक्ति नहीं है। बस मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार की इकोनॉमी में सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भी 60% करीब सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर जिसको कह लीजिए। और उसमें एजुकेशन, चूंकि इस समाज में पढ़ाई को लेकर सेंसिटिविटी है, लोग चाहते हैं, वो जानते हैं कि पढ़ाई वो जरिया है जिससे वो गरीबी से निकल सकते हैं। लेकिन मैं कोटा जैसा कोई यहाँ हब नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं ये जरूर चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बने, नर्सिंग कॉलेज बने, पैरामेडिक्स बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बीएड कॉलेज बने। मैं वो चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर कोचिंग का कोई बहुत बड़ा सेंटर बन जाए। अच्छा, अगला सवाल ये था कि जनवरी फरवरी में, आपके जनवरी के लास्ट में आपका कैंडिडेट का नाम आप देने वाले थे। आपने कहा था कि हम हर विधानसभा से 2-4 नाम प्रस्तावित करेंगे और लोग वोट करके बताएंगे। कब आएगा वो? बिल्कुल जारी हो रहा है। अच्छा, अभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जनसुराज पहली पार्टी है जो उम्मीदवारों का ऑलरेडी एप्लीकेशन ले रहे हैं। हाँ। और हजारों की संख्या में लोग अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, लोगों के पास कब जारी होगा, मतलब हम लोग देख पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, जब सारे लोग अप्लाई कर दे, मुझे लग रहा है कि 31 जनवरी पहले डेट था, लास्ट डेट। अभी शायद उसको, अभी कोर कमेटी की बैठक में लोगों ने उसको 28 फरवरी किया है। तो 28 फरवरी तक सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। उसके बाद
करीब 3 महीने का समय हम लोगों ने रखा है उसको, उसके आकलन का, असेसमेंट का, और पिछली कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि जून में वो नाम जारी कर दिए जाए। आखिरी 2 सवाल। पहला, राइट टू रिकॉल, एक आपने बात कहा, लोगों को सुनने में और हमको भी सुनने में बड़ा अच्छा लगा, जरा समझाइए ना कि ये कैसे राइट टू रिकॉल होता है। देखिए, राइट टू रिकॉल कॉन्स्टिट्यूशनली देश में लागू नहीं है। बिल्कुल। और उस नजरिए से किसी पार्टी के द्वारा ये नहीं कंपल्सरी नहीं किया जा सकता है कि आप अपने नेता को रिजाइन करने पर मजबूर कर दें। लेकिन उसके 2 जितने कानूनविद हैं जो हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि जनता की डिमांड है कि संविधान में इस बात को लिखिए, तो 2 बातें हैं कि जिसको टिकट मिलेगा उससे ये लिखवा कर लिया जाएगा कि स्टाम्प पर ही या जैसे भी उनसे लिखवा कर एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि अगर आपके क्षेत्र में जो क्राइटेरिया बना हुआ है उतने लोग आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और पार्टी को ये बताया जाता है कि आपको रिजाइन करना है, तो आप रिजाइन कर देंगे। अब कानूनविद ये कहेंगे कि ये लिखने के बाद भी लोग जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, संभव है, लेकिन किसी भी हालत में वो आदमी पार्टी में नहीं रहेगा। इसकी गारंटी आप ले रहे हैं? गारंटी है। मान लीजिए वो नहीं छोड़ेगा तो एक तरह से पार्टी उसको सस्पेंड कर देगी, वो अपना बना रहेगा एमएलए। लेकिन पार्टी का, जनसुराज का एमएलए राइट टू रिकॉल में अगर जनता ने कह दिया कि ये आदमी 2 बरस के बाद या 3 बरस के बाद ये इसको वापस बुला लिया जाना चाहिए, तो जनसुराज के एमएलए के तौर पर फंक्शनल नहीं रहेगा। आखिरी सवाल, 1 मैन शो प्रशांत जी चला रहे हैं, पूरा सवाल सुनेंगे प्लीज। हम ये जानना चाहते हैं, या फिर मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि कोई भी संस्था उसी वक्त किसी एक आदमी के हाथ में आती है क्योंकि वो आदमी सेंटर बन जाता है। जनसुराज का सोशल मीडिया का फेसबुक खोले, जनसुराज का यूट्यूब खोले, जनसुराज का इंस्टाग्राम खोले, वहां पर सबसे ज्यादा भाषण पीके के हैं, सबसे ज्यादा म्यूजिक पीके के नाम का है, सबसे ज्यादा इमोशनल चीजें पीके के नाम की है। अरेस्ट होते हैं पीके के साथ बहुत सारे लोग, लेकिन हम लोग कवर करते हैं पीके को। हम अपनी भी बात बता रहे हैं। तो क्या जब पावर सेंटर पीके बन जाएंगे तो वो पीके तनाशाह हो जाएंगे, ये 1 मैन शो चलाएंगे, वो बताएंगे कि सुनो तुम सीएम बनो, हम नहीं बनेंगे लेकिन बताएंगे आप ही ठाकरे साहब की तरह? क्या है इसका जवाब? ऐसा है, ये जो सारी बात आपने बताई उसमें सच्चाई है। सच्चाई इस बात में है कि जनसुराज के पेज पे जाइएगा तो उसमें प्रशांत किशोर दिखेंगे, ज्यादा नहीं, लमसम ज्यादा दिखेंगे, करीब पूरा ही दिखेंगे। लेकिन वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उतना बड़ा प्रयास अभी शायद नहीं कर रहा है जो जनसुराज से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आनंद मिश्रा ने बाइक यात्रा शुरू की है तो आप पिछले 3 दिन में देखिए कि जितने पीके के पोस्ट होंगे उतने उनके भी होंगे। अगर कोई संविधान की जब बैठक हो रही थी तो जनसुराज के सोशल मीडिया पर संविधान सभाओं की उतनी चर्चा हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये दल बढ़ेगा, मैच्योर होगा और लोग जुड़ेंगे, उनके प्रयास जुड़ेंगे, तो उन प्रयासों की भी चर्चा उन सोशल मीडिया पर होगी। लेकिन चूंकि शुरुआती दिनों में शुरुआत मैंने करी है तो आपको प्रशांत किशोर का दिख रहा है। पावर सेंटर बन गए प्रशांत, तो मान जाएंगे? अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे सब कुछ? बात पावर सेंटर बनने की नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं तो आपका टेस्ट तो यही है कि जब आपके पास अधिकार हो तब भी आप लोकतांत्रिक बने रहे। ईमानदार वो है जिसको भ्रष्ट होने का अवसर है और वो ईमानदार नहीं। करेक्ट। जिसको भ्रष्ट होने का अवसर ही नहीं है वो तो ईमानदारी का राग अलाप ही सकता है। प्रशांत किशोर को एकाधिकार और अपने तरीके से दल चलाने का अधिकार है। इसके बावजूद अगर मैं इसको लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का प्रयास कर रहा हूं या करूं, तभी आप मुझे साधुवाद दें। अगर न दें, अगर मेरा चलाने का एक अधिकार है ही नहीं, तब तो मुझे मजबूरी है, मुझे सबको लेके चलना है। लेकिन जब मेरी ये मजबूरी नहीं है, मेरा चॉइस है, यही डिफरेंस है और वही प्रयास है। चलिए, ये प्रशांत किशोर थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। मुस्कुराहट इसीलिए क्योंकि एक ही नाम 2 बार लेते हुए अच्छा लगता है। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।